हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है, मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे जो मूल अधिकार हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमारे सब कंप्लीट हो चुके थे। सारा कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब जो आज हम करने वाले हैं, आज हमारी जो 47th क्लास है, मतलब कि जो 47वीं क्लास है, इस क्लास में हम क्या जानेंगे। एक बार हम जितने स्टार्टिंग से लास्ट तक हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स है उसमें जितने भी आर्टिकल्स आते हैं उनका हम एक रिवीजन कर लेंगे, जिससे कि क्या हो कि आपको जब क्विक रिवीजन करना हो तो आप इस क्लास को ले लें तो इजीली आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है। तो अब तक जितनी भी क्लासेस हैं, जिन लोगों ने नहीं की है या फिर जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है एक बार आप उन क्लासेस को लीजिएगा। उसके बाद आज की जो क्लास है ये आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगी। ओके, चलिए अब हम अपनी आज की क्लास पर आते हैं। तो वैसे हम लास्ट क्लास में पढ़ के चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने मूल अधिकारों के महत्व के बारे में जाना था, और हमने जाना था कि जो भाग 3 है जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके अलावा और क्या क्या अधिकार है हमको, वो हमने सारा पढ़ लिया था। तो आज हम क्या जानेंगे, मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद मतलब आर्टिकल्स, क्विक रिवीजन के लिए। तो सबसे पहले आते हैं सामान्य। ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट्स वैसे तो 6 होते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, ये हमारा अनुच्छेद 12 से शुरू हो जाते हैं। तो जो सामान्य है उसमें जो अनुच्छेद 12 है, अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 12 में राज्यों की परिभाषा दी हुई है, मतलब राज्यों की परिभाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है। फिर सामान्य के अंदर ही आर्टिकल 13 आता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 13, जिसमें क्या गया बताया हुआ है, क्या कहा हुआ है, कानून जो मूल अधिकारों के प्रति असंगति अथवा अप्रतिष्ठापूर्ण है, इसके बारे में आर्टिकल 13 में ये दिया गया है। आर्टिकल 13 में इन बातों के बारे में बताया गया है। उसके बाद आता है हमारा सबसे पहला फंडामेंटल राइट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, समानता का अधिकार। जो हमारा पहला मूल अधिकार है, समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है। तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक हम सारी चीज़ें पढ़ते चलेंगे। तो आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 14 में बताया गया है कि कानून के समक्ष समानता, मतलब कि आर्टिकल 14 हमको जो बताता है वो कानून के समक्ष समानता के बारे में बताता है। फिर आता है हमारा आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 हमको किस बारे में बताता है, आर्टिकल 15 बताता है धर्म, प्रजाति अथवा नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। मतलब आर्टिकल 15 में दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी प्रजाति का हो, ठीक है, किसी भी लिंग का हो अथवा जन्म स्थान मतलब कहीं भी जन्मा हो, तो उसके आधार पर उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब कि उसका भेदभाव निषेध है। ये हमको कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 15 हमको इस बारे में बताता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपने आर्टिकल 16 पर। तो जो आर्टिकल 16 है वो हमको किस बारे में बताता है, सार्वजनिक रोजगारों के मामले में अवसर की समानता। मतलब जो भी सार्वजनिक रोजगार होते हैं, यहाँ मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने सारा आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो इसलिए मैं बस क्विक रिवीजन के हिसाब से आपको पढ़ाती चल रही हूँ। ओके, तो इसमें क्या बताया गया है, जो सार्वजनिक रोजगार हैं उनके मामलों में जो अवसर की समानता है, मतलब कोई भी लोग है, मतलब किसी भी कास्ट का है, उसका क्या है, यदि वो सार्वजनिक रोजगार के मामले हैं तो सबको समान अवसर की समानता प्रदान की जाएगी, जो कि हमको कौन सा आर्टिकल बताता है, या ये सब चीज़ें कौन से आर्टिकल में निहित है, आर्टिकल 16 में। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 में क्या बताया गया है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, मतलब जिसको हम अनटचेबिलिटी के नाम से जानते हैं या छुआछूत के नाम से भी जानते हैं। तो जो चीज़ पहले हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उससे पहले बहुत होती थी हमारे देश के अंदर, तो वो सब मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो आर्टिकल 17 हमारा जो संबंधित है वो अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। फिर आता है हमारा आर्टिकल 18।
तो जो हमारा आर्टिकल 18 है वो क्या करता है, वो क्या बताता है, उपाधियों का उन्मूलन। मतलब कि जो उपाधियां हैं राजा वाली ये जो उपाधियां हैं ये सब, तो इनका उन्मूलन मतलब ये किस प्रकार से समाप्त की गई, क्या क्या है, या फिर किसी भी व्यक्ति को किस किस उपाधि से सम्मानित किया जा सकता है, संबोधित किया जा सकता है, तो ये सब हमने पढ़ लिया था। तो आर्टिकल 18 उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। ओके, चलिए अब हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट आता है जिसको हम स्वतंत्रता के अधिकार के नाम से जानते हैं। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो हमारा आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक आता है। ठीक है, तो आर्टिकल 19 हमको क्या बताता है, सबसे पहले आर्टिकल 19 में आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों का संरक्षण। मतलब अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है जिसमें हम 6 बातों के बारे में बताते हैं, या आर्टिकल 19 हमें 6 हमारे राइट्स के बारे में बताता है जो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो उसमें किसी भी जो अभिव्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, उसकी स्वतंत्रता से संबंधित जो अधिकार है उनका संरक्षण आर्टिकल 19 किस प्रकार से करता है वो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब आगे आता है हमारा आर्टिकल 20। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 हमको क्या बताता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। मतलब किसी ने कोई अपराध कर दिया है या फिर कोई ऐसे ही बिना अपराध किए किसी को अरेस्ट कर लिया गया है, तो अपराधों के लिए जो दोष सिद्धि से संरक्षण है ना, तो इस बारे में कौन सा आर्टिकल हमको बताता है, आर्टिकल 20 हमको बताता है। तो ये सब, इन सब बातों के बारे में आर्टिकल 20 में बताया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 21 यानी कि आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 हमको क्या बताता है, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21 में क्या बताया गया है, जीवन और किसी भी व्यक्ति की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका संरक्षण। तो आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। फिर आता है हमारा आर्टिकल 21 कै। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 21 कै, या हम सब क्लॉज ए भी बोल सकते हैं। तो क्लॉज है ना, तो आर्टिकल जो 21 है वो हमको 21 कै जो है वो हमको क्या प्रदान करता है या क्या बताता है, शिक्षा के अधिकार के बारे में हमको आर्टिकल 21 बताता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 22 किस बात से संबंधित है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरुद्धता से संरक्षण। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें गिरफ्तारी या फिर निरुद्धता आदि इससे संरक्षण प्रदान करता है हमको आर्टिकल 22। तो वो क्या क्या बातें हैं वो मैंने सब आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट जिसको हम स्वतंत्रता का अधिकार के नाम से जानते हैं। फिर आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है तो इसमें ये कौन से आर्टिकल, इसमें आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के बारे में, इसके 24 में इसके बारे में बताया हुआ है। तो आर्टिकल 23 हमको क्या बताता है, मानव दुर्व्यापार या बलात् श्रम से संरक्षण। मतलब मानव तस्करी वगैरह होती है या फिर जो बलात् श्रम से मतलब है जो छोटे बच्चों से जो काम करवाते हैं, श्रम करवाते हैं, तो उससे संरक्षण वो हमको प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 23। ठीक है, फिर आता है हमारा आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या बताता है, कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध। मतलब 14 वर्ष से छोटे जो भी बच्चे होते हैं कारखानों आदि में वो काम नहीं कर सकते, उन पर प्रतिबंध है। तो ये हमको आर्टिकल 24 बताता है। आर्टिकल 24 हमको इस बारे में बताता है। तो ये हो गया हमारा, ये दोनों आर्टिकल हो गए शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब नेक्स्ट आता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब धर्म से रिलेटेड जो स्वतंत्रता है, हमारा जो फंडामेंटल राइट है धर्म से रिलेटेड, उनके बारे में बताता है। तो कौन सा आर्टिकल बताता है, तो सबसे पहले इसमें बताया गया है आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 में धर्म से की स्वतंत्रता से संबंधित सारे आर्टिकल्स आते हैं, सारे अनुच्छेद आते हैं। तो अनुच्छेद 25 जो है, जो आर्टिकल 25 है वो हमको क्या बताता है, अंतःकरण तथा धर्म के प्रकटन, अभ्यास एवं प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। तो जो आर्टिकल 25 है हमको वो अंतःकरण या फिर धर्म के प्रकटन या अभ्यास और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता हमको प्रदान करता है। फिर आता है हमारा आर्टिकल
26 यानी कि आर्टिकल 26 मतलब अनुच्छेद 26। तो अनुच्छेद 26 हमको क्या बताता है? धार्मिक मामलों के प्रतिबंधन की स्वतंत्रता। मतलब जो धर्म से रिलेटेड जितने भी धार्मिक मामले होते हैं उनमें जो प्रतिबंधन की जो स्वतंत्रता है वो हमको कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 26 हमको बताता है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा आर्टिकल 27। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 27 या फिर अनुच्छेद 27। अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं और आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 27 हमको क्या बताता है? किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर भुगतान की स्वतंत्रता। तो किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए जो भुगतान की स्वतंत्रता है, कर भुगतान की स्वतंत्रता है, तो ये बात हमें किस आर्टिकल से बताई गई है या किस आर्टिकल में निहित है? आर्टिकल 27 में। ठीक है, फिर आता है हमारा आर्टिकल 28। तो अनुच्छेद 28। तो अनुच्छेद 28 हमको क्या बताता है? कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा धार्मिक उपासना के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो तो जो हमारा अनुच्छेद 28 है वो हमको किस बारे में बताता है? कि जो कुछ शैक्षणिक जो संस्थान होती हैं, संस्थाओं में धार्मिक निर्देशों अथवा धार्मिक उपासना के लिए जो उपस्थिति होने की स्वतंत्रता है उसके बारे में हमको आर्टिकल 28 बताता है कि ज़बरदस्ती हम किसी भी धार्मिक स्थान पर उपासना के लिए क्या नहीं कर सकते? बाध्य नहीं कर सकते। तो हमको ये कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 28 हमको या फिर अनुच्छेद 28 इस बारे में हमको सारी चीज़ें बताता है। फिर से बोल रही हूँ, डिटेल में मैंने सारा कुछ आपको पहले पढ़ाया हुआ है, ये तो बस रिवीजन के पर्पज़ से ये आपकी क्लास थी। फिर आता है हमारा अगला फंडामेंटल राइट, जिसको हम संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार के नाम से जानते हैं। तो जो कि हमको कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? वो आर्टिकल 29 से आर्टिकल 31 तक है। ठीक है, तो जो आर्टिकल्स स्टार्टिंग में थे और फिर उनको निरस्त कर दिया गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया, मैंने वो भी इंक्लूड कर लिए हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो पहले था, पूर्व में था लेकिन अब उसको निरस्त कर दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने वो चीज़ें भी इंक्लूड कर ली हैं। तो अब संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार के अंतर्गत हमारा आता है अनुच्छेद 29। तो जो हमारा अनुच्छेद 29 है, आर्टिकल 29 है, हमको क्या बताता है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। मतलब जो भी अल्पसंख्यक लोग होते हैं, जो माइनॉरिटीज़ के अंदर आते हैं, उनके हितों का संरक्षण कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 29। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 या फिर अनुच्छेद 30 हमको क्या बताता है? अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार। मतलब जो भी अल्पसंख्यक हैं, जो भी माइनर हैं, तो उनको क्या है? वो खुद की जो शैक्षणिक संस्थान है उनको खोल सकते हैं, उनको चला सकते हैं, इसका उनको पूर्ण रूप से अधिकार है। तो ये कौन से आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है? आर्टिकल 30। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 31, जिसको कि अब निरस्त कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 31 क्या बताता था? संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, जो कि अब निरस्त कर दिया गया है, या संपत्ति का अधिकार के नाम से हमको जिसको जानते थे, जिसको अब निरस्त कर दिया गया है पूर्ण रूप से, जो कि अब कानूनी अधिकार बन चुका है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा? आगे है हमारा कुछ कानूनों की सुरक्षा। मतलब कानूनों की भी तो सुरक्षा होनी चाहिए हमको। तो आर्टिकल 31 का ए है, वो हमको क्या बताता है? संपदा के अधिग्रहण के लिए कानून की सुरक्षा। ओके, फिर 31 का बी क्लॉज है, वो हमको क्या बताता है? कुछ अधिनियमों एवं विनियमों की वैधता। अनुच्छेद 31 का सी क्लॉज है, आर्टिकल 31 का क्लॉज सी है, वो क्या बताता है? नीति निर्देशक सिद्धांतों पर प्रभाव डालने वाले कानूनों की या फिर प्रभाव डालने वाले कानून की सुरक्षा। तो वो हमको कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 31 की क्लॉज सी में इस बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 31 की क्लॉज डी। ये क्लॉज क्या है एक बार समझा दूं। जैसे पार्ट होते हैं ना,
31 आर्टिकल का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, तो इसको हम क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? क्लॉज बोलते हैं। ओके, तो 31 का जो डी क्लॉज है, आर्टिकल 31 की जो क्लॉज डी है, वो क्या बताता है? राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंधित कानूनों की सुरक्षा। इसको भी अब निरस्त कर दिया गया है। जो आर्टिकल 31 का उसकी जो डी क्लॉज है, इसको भी अब खत्म कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। फिर आता है हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट, जिसको हम रिट के नाम से जानते हैं, या फिर हिंदी में हम उसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं, या फिर हम उसको रिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिट भी बोलते हैं। तो ये कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 हमको क्या क्या बताता है, या इस आर्टिकल 32 में क्या क्या बातें निहित है? इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने से संबंधित उपचार, मतलब जो भी प्रदत्त अधिकार है उनको लागू करने से संबंधित जो भी उपचार हैं वो आर्टिकल 32 द्वारा किए जाते हैं। फिर आर्टिकल 32 की क्लॉज क्या है, उसमें क्या बताया गया है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं। इसको अब क्या कर दिया गया है? इसको अब निरस्त कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। फिर आता है हमारा आर्टिकल 33, आर्टिकल 33, अनुच्छेद 33। तो इसमें क्या बताया गया है? इस भाग द्वारा प्रदत्त किए गए अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति, मतलब कि आर्टिकल 33 के तहत संसद क्या कर सकती है? जो हमारे अधिकार है प्रदत्त, उनमें अमेंडमेंट्स कर सकती है, उनमें संशोधन कर सकती है। फिर आता है अनुच्छेद 34 यानी कि आर्टिकल 34, जो क्या बताता है? इस भाग द्वारा प्रदत्त पर उन स्थितियों में रोक जबकि किसी स्थान पर सैन्य शासन लगा हो। मतलब यह आर्टिकल 34 जो है वो सैन्य शासन से संबंधित है, जो कि मैं डिटेल में आपको बता चुकी हूँ। फिर आता है हमारा लास्ट अनुच्छेद 35 यानी कि आर्टिकल 35, जो हमको क्या बताता है? इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनने संबंधित विधायन। मतलब आर्टिकल 35 हमको क्या बताता है कि जो प्रावधान है उसको क्या है? प्रभावी बनने संबंधी जितने भी विधान है उसके बारे में हमको आर्टिकल 35 बताता है। तो ये था हमारा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार है, उनका क्विक रिवीजन। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर अच्छे से समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब तक जो फंडामेंटल राइट्स हैं मैंने जितने भी मतलब पूरा और डिटेल में करा दिया है, तो मैं आशा करती हूँ कि वो सारे आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गए होंगे। नहीं समझ आए, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा, या आपका कोई भी सजेशन है आप प्लीज़ कमेंट में छोड़ दीजिएगा, मतलब मेंशन कीजिएगा। मैं उस चीज़ पे आगे से फोकस करूँगी या उस चीज़ को फॉलो करूँगी। किसी की कोई क्वेरी है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास के जो लिंक है उसको, या फिर जो इस चैनल का लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।